नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और एक बार फिर निचोड़ेंगे सुर्खियों का रस। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे सहयोगी दीपक व्यास और राहुल अवस्थी मेरे साथ इस कार्यक्रम में पूर्व की तरह जुड़ रहे हैं। चुनावी हलचलें सबसे बड़ी सुर्खियां हैं आज की डेट में प्रदेश की। एक खास तस्वीर जिसे लोग मिस कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं, मीडिया सबसे ज्यादा मिस कर रहा है, क्योंकि इसमें 2.5 मिनट के पैकेजेस बन जाया करते थे। मंचों से ये तस्वीर होती थी, प्रेस वार्ताओं में ये तस्वीर होती थी, राजनीतिक दल कांग्रेस हो या बीजेपी। लेकिन जब भी जिनके बीच में झगड़ा या मनभेद माना जाता था, वो अगर एक मंच पर खड़े होते थे तो एक दूसरे का हाथ इस तरह से पकड़कर उठाया जाता था। अब वो तस्वीरें इस चुनावों से नदारद हैं। क्यों नदारद हैं? रणनीति के तहत नदारद हैं या फिर वो स्थितियां नहीं बन पा रही है? इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी आ रहे हैं, पर उस तरह की तस्वीरें नहीं आ रही हैं। दीपक, क्या लगता है आपको? आप भी उस तरह की तस्वीरें मिस कर रहे हैं? 2.5 मिनट का पैकेज किल हो जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और हालांकि वो तमाम नेता जो कि हाथ पकड़कर ऊपर उठवाया करते थे एक दूसरे के, वो आज एक साथ थे। नौहर के अंदर भी थे, तारानगर में भी थे और एक दूसरी जगह और थे। लेकिन बावजूद इसके जो 2018 में हमने तस्वीरें देखी थी एक बाइक पर सवार होकर ले जाने की, या 2018 के चुनाव के बाद में हाथ पकड़कर एक साथ दम दिखाने की, वो सब तस्वीरें अब गायब हैं। चुनाव मुस्कान भी गायब है, मुस्कान भी कम हो गई उन तस्वीरों में। बिल्कुल। देखिए, शायद या तो ये लगता होगा कि परिपाटी जो है वो कायम रहने वाली है, शायद इसलिए उतनी कोशिश नहीं की जा रही होगी। पिछली बार ये लगता था कि परिपाटी कायम रहेगी तो 2018 कांग्रेस जीत जाएगी। इस बार ये लग रहा होगा कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में भी उस तरह की तस्वीरें दिख नहीं रही हैं। बीजेपी को पिछली बार तो जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बार तो जरूरत थी। एक तस्वीर दिखी थी और वो थी बीकानेर से, आज से 4 से 5 दिन पहले। हाँ, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे हाथ उठा करके किया जाता है, लेकिन वो दो लोग जब मिले थे तो वो शैडो एक ऐसी बना रही थी, इंप्रेशन एक ऐसा दे रही थी कि कुछ ना कुछ हाथ उठाने जैसा है। देवी सिंह भाटी जब अर्जुन राम मेघवाल से मिले तो ये दरअसल वही कॉकटेल बना रही थी जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे कि साहब ऐसा होना चाहिए, ये मिस कर रहे थे। वो दोनों बीकानेर की राजनीति में दो धुरियां हैं। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं आज कांग्रेस से, यकीनन उसको मिस किया जा रहा है। 2 मिनट के पैकेज, कई बार उस पर आधे घंटे के शो भी निकल जाते थे साहब, हैं कि जय वीरू, आपका फायदा हो जाता। हाँ, फायदा हो जाता मेरा, मैं तो आधे घंटे के शोज ही मांगता हूँ, मिल जाते थे। लेकिन इस बार वो नहीं मिला। दीपक बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद मनी मन एक एक्सेप्टेंस है कि साहब ये रवायत है, निभानी है, निभा लेते हैं, साथ में खड़ा होना है, खड़े हो जाते हैं। एयरपोर्ट पे भी आज हमने देखा खड़े हुए थे साथ में, कुछ गपशप भी हो रही थी, परंतु वो नहीं था वो चीज़, वो दिखावा भी नहीं था। बड़ी बात ये, जो पिछली बार हम देखते थे वो दिखावा था, तो वो दिखावा भी इस बार मिसिंग है। मैं जब इस सवाल को पूछ रहा था, मैंने थोड़े से शब्द बीजेपी के बोले, लेकिन हम सब ने उसको तुरंत सामूहिक तौर पर कांग्रेस मान लिया। क्योंकि देखिए, ये लीड सही ली, इसको बड़े अच्छे तरीके से दीपक ने समराइज किया कि अगर सब लोग देखना चाहते थे तो वो 2 तस्वीरें देखना चाहते थे, 2 लोगों की एक साथ देखना चाहते थे, और वो दिखावा कांग्रेस करती रही है, या कांग्रेस करती रही, वो 2 भी करते रहे बार बार, है ना। लेकिन अब मेरे ख्याल से तलखी इस स्तर पे हो गई है, या फिर उनको इस बात का यकीन है कि साहब अब ये दिखावा करने से कुछ फायदा नहीं है, जो हो रहा है वो होने दो। अच्छा, एक और चीज़ है, इस तरह की तस्वीरों की जरूरत तो बीजेपी को भी अब पड़। अब देखिए, बीते 5 साल में कांग्रेस के तमाम झगड़ों के बीच में बीजेपी के झगड़े भी सुर्खियों में रहे हैं। बीजेपी को भी इस तरह की तस्वीरों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी भी उससे गुरेज करी। आज घोषणा पत्र जब जारी किया गया, संकल्प पत्र जिसे बीजेपी ने नाम दिया है, वहां पर अच्छा खासा इसका ये सीन क्रिएट हो सकता था, लेकिन वहां पर भी ये सीन क्रिएट नहीं हुआ, जबकि धड़े मौजूद थे जिनको हाथ पकड़कर उठाना चाहिए था। देखिए, तमाम नेता थे। वो नेता भी थे जो कि अभी बीजेपी के मतलब चमकते सितारे हैं। वो नेता भी थे जो कि बीजेपी में करीब 20 साल तक, मतलब नहीं 20 तो नहीं, 18 साल तक एक मजबूत स्थिति में रहे और बीजेपी का पर्याय राजस्थान में बन चुके थे। वो लोग भी थे, लेकिन बावजूद इसके कोई कोशिश नहीं की गई। और इसके पीछे बीजेपी में खासतौर पर वजह ये मानी जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तमाम नेता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, कमल के फूल पर चुनाव लड़ेंगे। तो शायद यही वजह होगी कि किसी दूसरे चेहरे की ज़रूरत नहीं होगी, या मान लिया गया होगा ऐसा, लिहाजा अब वो हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब माना ये जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़िए, उन्हीं के चेहरे पर वोट मिलेगा, उन्हीं के चेहरे पर सरकार बनाएंगे। हाथ उठाए भी तो किसके साथ उठाए, किसके साथ? अब वो हाथ उठाने के लिए आपके पास बेनीवाल थे, आप उनके साथ हाथ उठा सकते थे, कोई गठबंधन भी नहीं है। हाथ उठाने के लिए अगर देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है राजस्थान में भी और देश में भी कि साहब जब 2 लोग गले में हाथ डालकर सड़क पर चिल्लाते जाते हैं कि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों भाई हैं, तो ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि वो भाई नहीं है, कहीं ना कहीं खाई है।
बीजेपी इंप्रेशन दिखाना ही नहीं चाहती कि कोई सब तरफ पैसा है जिनके बीच में टेंशन है, बशर्ते हो। लेकिन क्योंकि छतरी इतनी कहना चाहिए विशाल है मोदी के नाम की, वो चाहते ही नहीं है कि उसके नीचे कुछ भी ऐसा इंप्रेशन दिया जाए। हाँ, नहीं राहुल क्या होता है ना, हाथ मिलाने के तरीके से पता चल जाता है कि कौन कितना गर्मजोशी से मिल रहा है। हाथ मिलाने के तरीके से ये भी पता चल जाता है कि सामने वाला हमसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। लेकिन हाथ उठाने में होता यह है कि ये तो बता दिया जाता है कि चलो इस मंच पर ही सही, लेकिन कुछ मुद्दों पर तो हम साथ ले ही आए। मैं सीधे नाम ले लेता हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जेपी नड्डा एक साथ मौजूद थे। खुसुर पुसुर में एक दूसरे से टुकड़ों में बातचीत हुई, लेकिन हाथ पकड़कर हाथ खड़े नहीं हुए। अब इसके पीछे रणनीति है या माहौल ऐसा बन चुका है कि नहीं हो सकता? देखिए, आप एग्री करेंगे मैं जो बात बोलूँगा, आज से एक पखवाड़े पहले का वक्त देखिएगा, वसुंधरा राजे को लेकर के इस प्रदेश में और खासतौर पर बीजेपी के अंदर भी और तमाम पॉलिटिकल पंडित भी अपनी क्या राय रखते थे, और आज वो राय कितनी बदली है ना। बीजेपी ने अपनी तरफ से इंप्रेशन की राजनीति छोड़ते हुए चीज़ों को बड़ा स्पष्ट करना शुरू किया है। आप देखिएगा, वसुंधरा को लेकर के बड़े स्पष्ट मैसेजेस हैं इस वक्त। कुछ दिनों पहले तक हम सोचते थे कि वसुंधरा को लेकर के अब वो नेपथ्य में है, उनके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ये पॉलिटिकल पंडितों ने राय बना ली थी उन्हीं तस्वीरों के आधार पे जो हाथ उठाने वाली हो सकती थी। कई बार वो कई कुर्सियों से भी गायब रहीं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने की हैं। मेरा मानना है, जब खालिस प्रैक्टिकल राजनीति में आप आते हैं तब आप देख लीजिएगा, जब कोई लीड किसी को अगर केंद्रीय नेतृत्व से कह दिया जाता है कि आपको लीड करना है, तो फिर वो हाथ उठे ना उठे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, तस्वीरें कुछ देर पहले की, लेकिन सिर्फ समाचार प्लस के पास मौजूद थी। अगर एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा पाऊँ, आप देखेंगे इसमें भी आपको दिग्गज चेहरे तो नज़र आ जाएंगे, लेकिन जिस क्लोजनेस की हम बात कर रहे थे, जो क्लोजनेस मंच पर दिखाई जाती है, क्या वो क्लोजनेस नज़र आ रही है? एक और पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीजेपी की जब कैंडिडेट लिस्ट आ रही थी, और पहली लिस्ट राहुल जब आई, दीपक, आला कमान है और आला कमान ही सर्वोपरि है, ये पहली लिस्ट में दिखा दिया गया, और उसके बाद फिर वो रूटीन फंडे पे चले गए जो सियासत के होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अंत तक आला कमान ने अपनी मौजूदगी दिखाई, लेकिन आला कमान की मौजूदगी उन तस्वीरों के आड़े आ रही है या अब उन तस्वीरों की जगह ही नहीं बची है? देखिए, बीजेपी का जो आपने जिक्र किया पहली लिस्ट में, तो वो इससे साफ हो जाता है कि बड़े बड़े नेताओं के जो नाम थे वो कट गए थे और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। उदाहरण के तौर पे आप दिया कुमारी की बात कर लीजिए, पहली लिस्ट के अंदर दिया कुमारी का नाम आ गया। वो तो आला कमान की चली ना? बिल्कुल चली। कांग्रेस के अंदर भी देखिए, आला कमान ने दिखाई तो है खुद की मौजूदगी। आप यदि बात करेंगे, सिवाय शांति धारीवाल के सबसे लास्ट में नाम आया उनका, महेश जोशी का नाम कट गया। मुख्यमंत्री के सबसे बड़े सिपह सलार जो कि अजमेर से तैयारी कर रहे थे, धर्मेंद्र राठौड़, उनका नाम लिस्ट से गायब था, जबकि वो तो पूरी तरीके से मानकर बैठे थे कि शायद उनका नाम लिस्ट में आएगा, मतलब आ ही जाएगा, मानकर ही बैठे हुए थे, लेकिन लिस्ट से गायब था। तो ऐसे वो तो 1+1=11 करने के लिए शांति धारीवाल का नाम जोड़ा गया है। हाँ, ये भी है, लेकिन देखिए आला कमान ने अपनी मौजूदगी तो दिखाई है वहां पर भी, स्वप्निल। तो क्या माने कि तल्खियां इतनी बढ़ गई कि वो तस्वीरें पॉसिबल नहीं है, इसलिए आला कमान ने सोचा भाड़ में जान दो यार, नहीं उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर रणनीति के तहत वो नहीं दिखाया जा रहा है ताकि एक मैसेज जो नतीजे आने के बाद देना हो उस वक्त के लिए बचा के रखा जाए? देखिए, पॉलिटिक्स में मैंने जितनी पॉलिटिक्स अभी तक देखी है, 2003 से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, मैंने एक चीज़ ज़रूर समझी है, चुनावी वक्त आप थोड़ा सा छोड़ दें तो नेताओं के ईगो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। वो ऐसा होता है, एलिफेंट इन दी हाउस हो जाते हैं, एलिफेंट इन दी रूम हो जाते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। और उसे कोई एड्रेस भी नहीं करता है, एड्रेस नहीं किया गया। हाँ, एड्रेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो विवादों को और बढ़ा सकता है। कहना चाहिए, आग में घी डालने का कोई काम नहीं करना चाहता, कोई ये नहीं कहना चाहता हाथ मिला करके कुछ साबित कीजिए। यहाँ सब लोगों ने ये चीज़ सबको स्पष्ट कर दी गई है, जो भी फैसले होंगे वो दिल्ली से होंगे, आप सब लोग साथ में खड़े हो जाइए, एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, इतना काफ़ी है। बिल्कुल। और देखिए, 2018 में यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान की टैगलाइन के साथ राहुल गांधी फोटो ट्वीट करते हैं जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट नजर आते हैं। तब बीजेपी में इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान की बीजेपी में तस्वीर इस बार ज़रूरत थी, नहीं आ पाई है। और आज जो तस्वीर सामने आई वो थी राहुल गांधी की, गोविंद सिंह डोटासरा की और अशोक गहलोत की एयरपोर्ट पर बड़े कैजुअल लुक में बातें करते, हंसते मुस्कुराते। हालांकि हंसी और मुस्कान 2018 से काफ़ी कम थी सभी चेहरों पर, सिवाय डोटासरा के, वही सबसे ज़्यादा खिलखिला रहे थे। बहरहाल, अब हम बात कर लेते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, जो कि सुर्खियां बनती रही। वो है बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसे कि संकल्प पत्र नाम दिया गया है और उसे जारी कर दिया गया है। दीपक, मेरा सवाल यही है, मैं जब से संकल्प पत्र आया है मैं ये खंगालने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उसमें जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं उसका दबाव नजर आता है? देखिए, बिल्कुल
कांग्रेस ने जिस तरीके से दूसरे राज्यों के अंदर कई घोषणाएं की, उसका दबाव तो है ही, लेकिन साथ में दबाव के साथ साथ बीजेपी ने अपना एक नया शगुफा भी यहाँ पर छेड़ा है। आप देख लीजिए, एसआईटी गठित करने की बात हो तो उस एसआईटी का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, और बहुत सारे ऐसे मामले जिसको लेकर मुख्यमंत्री के भाई के ऊपर आरोप लगे थे। आपको ध्यान होगा, ईडी ने 2020 के अंदर अग्रसेन गहलोत, शायद जहाँ तक मुझे जानकारी उनके भाई का नाम है, जोधपुर के अंदर छापा मारा था। तो ऐसे में उस मामले का जिक्र भी सिर्फ लिखा ही है, फर्टिलाइजर घोटाला, जल जीवन मिशन घोटाला, पेपर लीक घोटाला। तो ऐसे में कांग्रेस पर उसी के कार्यकाल का हवाला देते हुए निशाना तो साधा गया है, और वो ये शगुफा भी छेड़ा गया कि हमारी सरकार आती है तो हम एसआईटी गठित करेंगे और एसआईटी के जरिए इन तमाम मामलों की जांच होगी, जो दोषी हैं वो जेल में जाएंगे या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा नई नौकरियां देने की बात भी की गई है, 2 लाख से ज्यादा नई नौकरियां देने की, 2 लाख से ज्यादा 2.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की बात की गई है। आप यदि बात करेंगे, ये लगातार बात करते हैं 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा योजना की बात करते हैं। उन्होंने हर संभाग के अंदर बात की है एम्स की तर्ज पर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। तो महिलाओं को आगे लाने की बात जैसे ये सरकार करती तो उन्होंने भी महिलाओं की बात की है, पेपर लीक की भी बात की है और एसआईटी द्वारा जांच की भी बात की है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऊपर लिखा हुआ है 0 पेपर लीक और नीचे बताया गया है कि एसआईटी का गठन करेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, ये तो कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर पेपर लीक यदि हमारे राज्य में हो रहा है या आपके दूसरे जहां पर आप सत्ताधीश हैं या सत्ता जहां आपकी वहां पर भी पेपर लीक हो रहा है, तो ऐसे में आप पेपर लीक को कैसे रोकेंगे? तो इनका कहना ये है कि हम कानून इस तरीके से ले आएंगे या प्रभावी तरीके से कार्रवाई करेंगे, ये तमाम बातें। लेकिन ये तो देखना होगा कि यदि सरकार आती है तो फिर वो किस तरीके से पेपर लीक को रोक पाते हैं। बिल्कुल। तो आपको भी इसमें गारंटी का दबाव नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी ने इंडिपेंडेंट सोचा? ओल्ड वाइन ए न्यू बॉटल, बड़ा समावेशी मैं इसे घोषणा पत्र देखता हूँ। कई स्कीम्स ऐसी हैं जो बड़ी प्रभावी रही हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसको लेकर के आएगा। जो लाडो योजना है वो एमपी की एक बड़ी अच्छी योजना है, वहीं से सीधी कट की पेस्ट है। दूसरा, जिस एसआईटी का जिक्र कर रहे थे, वो खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के साथ में, और दूसरा जितने भी घोटाले हुए हैं उन पर कार्रवाइयों को लेकर के वो एक यूपी मॉडल है जिसको वो सीधे सीधे राजस्थान में एंटी रोमियो स्क्वाड भी यूपी मॉडल है और गैंगस्टर्स का लिहाज भी, ये सारी की सारी चीज़ें यूपी आयातित ज़्यादा हैं, और जहाँ जहाँ जो सफल हो गया वो सारी की सारी चीज़ें समावेशी तौर पे राजस्थान में लेकर के आई जा रही है। लेकिन मैं इससे बड़ी चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो को लेकर के ध्यान कौन देता है? क्या कोई बहुत सारे लोग इसे लेकर के ध्यान देते हैं? मैं मैनिफेस्टोज को ऐसे देखता हूँ, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई डिफरेंस करना चाहें, धारा 370, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, आप इन तीनों चीज़ों को हटा दीजिए, बीजेपी और कांग्रेस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा ही नहीं। बुनियादी तौर पे इकोनॉमिकली भी काम वही हो रहे होंगे, बशर्ते एक के पाँव खींचेगा, दूसरा जब सत्ता में आएगा तो फिर वही काम करेगा। काम करने के लिए कहना चाहिए जो स्कोप होता है वो उतना ही है, उतना ही आज की जनरेशन की राजनीति में वो। लेकिन हाँ, मुफ्त का मोह भी नहीं छूटा है। वेलफेयर स्टेट पे काम तो यही करना है और इसी तरह से करना है। कुछ कोई ज़्यादा देने की बात कर देगा, कोई दूसरी जगह देने की बात कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, महिला सुरक्षा, कौन नहीं देना चाहेगा? वेलफेयर स्टेट में आपको ये सब चीज़ें तो देनी है। कोई इसको इस तरीके से प्रस्तुत कर देगा, कोई उस तरीके से पैकेजिंग कर देगा। कहानी यही है, चाहे 7 गारंटीज हो, चाहे आज का घोषणा पत्र हो या फिर कल कांग्रेस का आने वाला घोषणा पत्र हो, सब चीज़ आपको एक अलग से रैपर में पैक हुई मिलेंगी। कहानी और अंदर की बातें सब एक जैसी हैं। हाँ, हर जिले के अंदर एम्स की तर्ज पर, हर संभाग में, हर संभाग के अंदर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, संभाग, हाँ, हर संभाग के अंदर एम्स की तर्ज पर एक रिम्स लेकर के आना, ये एक रिमार्केबल चीज़ है। अब इसे लेकर के बजट किस तरह से काम में लिया जाएगा, कहाँ से इसको किया जाएगा और कितने वक्त में किया जाएगा, गागेगी में बातें तो भविष्य काल में बहुत सारी कर दी जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब होता है देखने वाली। लेकिन बेस रखा जा रहा है क्या? मतलब जैसे हम हाँ, आपने देखा मानगढ़ धाम को लेकर के बड़े जोर से बोला गया आज के कि मानगढ़ धाम, देखिए टारगेट कैसे किया जाता है। एमपी में इलेक्शंस हैं और चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, परंतु यहाँ से बातें वहाँ तक तो जाती हैं और वो फिर उस दायरे में भी नहीं आती। लेकिन जब आप उसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका है आदिवासी, जो टारगेट होता है। राजस्थान में मानगढ़ धाम को लेकर अगर आप टीएसपी क्षेत्र में जाएंगे, एक सेंटिमेंट है, एक भावनात्मक रिलेशन है, उसे एक बहुत वृहद स्तर पर विकसित करने की कोशिश करने की बात की गई है। और ये वही मानगढ़ धाम है जहाँ पर नीली जैकेट पहन के तीर कमान चलाते राहुल गांधी दिखाई दिए थे, जहाँ से उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। हर हर महादेव का नारा लगाया था, आपको याद हो तो। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुछ चीज़ों को डॉज भी किया गया। आप देखिए, जैसे आदिवासी बेल्ट, न केवल आपने चूंकि एमपी की भी बात निकाली, एमपी और राजस्थान में आदिवासी एक अपने लिए अलग कोड की मांग कर रहे हैं और समय समय पर हमने देखा कांग्रेस के लीडर्स भी जो उस इलाके से आते हैं वो इस मांग को
को उठाते रहे हैं। बीजेपी ने इसको टोटली डॉज किया है, और डॉज इसलिए भी किया है, शायद झारखंड में जब इस तरह का बिल लाया गया और पास हुआ, वो सर्वसम्मति से हुआ। सर्वसम्मति मतलब उसमें बीजेपी की भी सहमति तो वहाँ रही, तो यहाँ किस मुंह से विरोध करें, यहाँ तो कांग्रेस बोलेगी तो विरोध करना है वाला सेंस आ जाता है। लेकिन क्या बेस रखने की कोशिश की गई? मैं इस सवाल पर इस बात से आना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं को पैसे देने की बात कांग्रेस ने की, तो एमपी का एक मॉडल इन्होंने भी उठाया और उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करती, तो कांग्रेस की बात कर ही रही थी कि हम 51,000 के आसपास बच्चियों को देते ही हैं। उसका ग्राउंड वर्क कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ये कहते हो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है और आप मुफ्त की चीज़ें बता रहे हो, तो इम्प्लीमेंटेशन ही तो सबसे बड़ा रोड़ा होगा। देखिए, जब विपक्ष में होते हैं ना, तब इस तरीके की बातें ज़रूर की जाती है कि आप फंड कहाँ से लेकर आएंगे, ये कहाँ से करेंगे, व्यवस्था कहाँ से करेंगे। लेकिन जब सरकार में आते हैं तब आपको ये तमाम जो घोषणाएं आपने की है या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको पूरा यहाँ पर ज़रूर करना होता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, जो राहुल अभी जिक्र जिस बात का कर रहे थे कि लाडो जो योजना मध्य प्रदेश की, उसकी तर्ज पर राजस्थान में शुरू किया गया, जो भी शायद मेरिट में जो लड़कियाँ आएंगी उनको स्कूटी देने तक की बात की गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेधावी जो छात्र, हाँ, पीएचडी तक की बात की गई है। तो ऐसे में केजी से पीजी, तो ऐसे में देखिए, फोकस तो वही है, महिला भी फोकस यहाँ पे जरूर है। अच्छा, ये जब हम ग्राउंड वर्क की बात कर रहे हैं, अभी तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आना बाकी है। इससे पहले कांग्रेस लगातार ये मेंटेन करती रही है कि अगर सेंटर से हमें हेल्प नहीं मिलेगी तो ईआरसीपी तो हम अपने दम पे ले आएंगे, लेकिन उस बात को अपनी गारंटी में उन्होंने शामिल नहीं किया है, और न ही रोजगार को किया है। लेकिन रोजगार को बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया, लेकिन ईआरसीपी पर सिंगल 1-2 लाइन जो दी है उसमें वर्ड का इस्तेमाल किया समयबद्ध, लेकिन इसमें समय क्या है, टाइम क्या है? ईआरसीपी अपने आप में इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना उलझा हुआ मुद्दा है जिस पर कोई भी राजनीति तो खुलकर कर सकता है, लेकिन बयानबाजी करने के बाद में कोई स्पष्टता के साथ में कह दीजिए कि साहब आप बता दीजिए कैसे होगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें पेच इतने फंसे हुए हैं, और सही बात है, अगर बीजेपी ये कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार बन जाती है, केंद्र में हम होते हैं, राज्य में हम होते हैं, तो हम ईआरसीपी पे काम कर लेंगे, तब 2017 में ये स्थिति थी, बिल्कुल थी मुद्दा, और एमपी में भी बीजेपी। हाँ, पर मुद्दा आज के जैसा बना हुआ नहीं था। आज ईआरसीपी को लेके, जैसा मैंने बोला ना कि मानगढ़ धाम को लेकर एक पूरे सेक्टर, एक पूरे इलाके के लोगों का एक बड़ा भावनात्मक रिलेशन है। आज की डेट में ईआरसीपी को लेके पूर्वी राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो उसी इमोशंस के साथ में जीता है कि ये आएगा। अब आएगा तो कैसे होगा? अब वो डबल इंजन के साथ में ट्रिपल इंजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और जब वो ट्रिपल इंजन लग जाएंगे तो क्या उसके बाद में पूरा हो जाएगा? फिर वो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी के, द बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ बीजेपी, उनको फिर वो प्रूव करके देना पड़ेगा, और फिर वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी, क्योंकि इस इलाके से अगर आपने वोट लेने के बाद में ये करके नहीं दिया तो फिर चुनाव 5 साल बाद में फिर से आएंगे। और 5 साल में तो अब जितनी वो रिवाज और राज वाली जो बातें थी, वो तो खैर कांग्रेस बोल भी रही है कि इस बार नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, ये बातें कर रही है। हाँ, लेकिन लगता है कि ठीक है, उनके 7 गारंटियों का थोड़ा सा दबाव इस घोषणा पत्र में नजर आता है, लेकिन इनके घोषणा पत्र का दबाव इनमें नजर आएगा क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 500 रुपये सिलेंडर की गारंटी कांग्रेस लेके आई है, ये बोल रहे हैं कि हम उज्ज्वला वालों को 450 में दे देंगे, तो क्या कांग्रेस अब उसमें 400 करेगी, 350 करेगी? मुझे लगता है देखिए, इतना कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि 450 या 400 रुपये में गैस सिलेंडर दे दिए जाएँ। लेकिन हाँ, ये हो सकता है ये कांग्रेस कुछ ज़्यादा अध्ययन यहाँ पर और करेगी। अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र आ चुका है, 450 करना क्या अपने आप में एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ सिलेंडर महंगा है? आप ये देखो ना, फिर राजनीति पहुंच का देखिए आप कहाँ पहुंच गया। फिर आप 100 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के लिए अपने घोषणा पत्र में इधर उधर कर रहे हैं कि भाई ये मेरे ठेले पे आम है। एग्जैक्टली, मैंने वही, अब वहां जाइएगा तो 25। ये अगर ये स्तर पे जाता है तो लोग बड़े समझदार हैं स्वप्निल जी। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस तो है ना कि सिलेंडर महंगा है, कि वो भी नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर सिलेंडर महंगा है तो इससे फर्क कब और कहाँ पड़ा? प्याज महंगे से बशर्ते आपने सरकारें बदलती देखी होंगी, सिलेंडर महंगे से कहाँ फर्क पड़ गया? जो सिलेंडर महंगे होने पे खुद आंदोलन किया करते थे, आज उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोग भी जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करते हैं। और ये कई बड़ी स्कीम्स भी चली थी जहाँ कहा गया था साहब अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए, और बड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर छोड़ी भी थी। तो अब माहौल भले ही बना दिया जाए, सवाल भले ही खड़े कर दिया जाए, लेकिन कल को अगर ये भी सत्ता में आएंगे, अगर आते हैं तो फिर सिलेंडर पर वही होगा जो आज यहाँ हो रहा है। मुझे पता नहीं क्यों वो जैसे जैसे आप बोले ना, वो एक याद आ रहा था, व्हाट्सएप पे बड़ा ये मैसेज चला था कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल 150 क्या 200 या 250 का हो जाए, हम इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन लाएंगे तो मोदी ही। ये व्हाट्सएप पर काफ़ी चला था, ये भी शायद कॉन्फिडेंस देता है कुछ चीज़ों को लेकर। बहरहाल अब एक बयान की तरफ मैं आना चाहता हूँ। स्मृति ईरानी मरुधरा में थी, जनसभा करती हैं, और जनसभा में एक सेंटेंस बोलती हैं
ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स भी नहीं है। शेर की पार्टी के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। बीजेपी किससे डरेगी, क्यों डरेगी, इस बयान का क्या मीनिंग हो सकता है? देखिए कुल मिलाकर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, शायद उसी लिहाज से उन्होंने बोला होगा। डरी हुई, अब वो कहते हैं कि डरी हुई तो कांग्रेस है, ईडी सीबीआई से घबरा क्यों रही है? देखिए शेर का, अगर आप शेर को देखें, बब्बर शेर जिसका कि आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी अयाल होती है। अयाल यानी कि दाढ़ी। तो दाढ़ी वाला शेर कौन है ये आप सब जानते हैं, जिनकी तरफ उनका इशारा हो। अगर प्रतीकात्मक की बात करनी हो तो वो अयाल वाले शेर का जिक्र कर रही होंगी। डरेंगे नहीं कहने का मतलब इसे बड़ा पोलराइज करने की कोशिश हो सकती है कि साहब उसे पोलराइज किया जाए। कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं, अगर आप पूर्वी राजस्थान में देखें, कि चप्पल, जूते, गोली बारूद सबका, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कुछ हो गया। हालांकि अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए स्मृति ईरानी का अपना एक स्टाइल है, एक तरीका है, और वो उसमें कामयाब भी रही हैं। अमेठी ऐसे ही नहीं जीत गई, वो भी कोई छोटा काम नहीं था। तो वो उनका स्टाइल है और इसलिए वो स्टार कैंपेनर हैं। वो यहाँ आके उसी स्टाइल में कैंपेनिंग कर रही हैं और लोगों के अंदर जोश भर रही है। मेरे ख्याल से एक जोश भरने वाला एक छोटा सा कहना चाहिए जुमला भर था, इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। चुनाव आयोग बहुत ज्यादा नजर रख रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के लिए भी बेहद मुश्किल होगा इतना ज्यादा नजर रखना। इतनी जनसभाएं हैं और इतने चेहरे हैं जो आकर वहां पर बयान दे रहे हैं। ऐसे ही एक बयान वो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला रहा जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन एक बयान ये भी रहा कि टोक के नतीजों की लाहौर में भी नजर। रमेश विदुड़ी ने बिल्कुल वो बयान दिया है कि यहाँ पर जो असर मतलब परिणाम आएगा उसका असर लाहौर तक जाएगा। अब आप चाहते हैं कि लाहौर वाले खुश हों, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। देखिए रमेश विदुड़ी तो खास तौर पर मेरे हिसाब से लाए उनको इसलिए गया होगा कि संसद में जिस तरीके के बयान देने के बाद वो सुर्खियों में आए थे, यहाँ के भी वो माहौल उसी तरीके का बना पाएँ और खासतौर टोंक सीट पर बना पाएँ। टोंक सीट पर सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे हैं, वो वैसे ही हिंदू मुस्लिम वाली सीट ज़्यादा मानी जाती है, टोंक की सीट। और अजीत मेहता को एक बार फिर से पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है और वो पहचाने भी उसी वजह से जाते हैं खासतौर पर। तो शायद रमेश विदुड़ी की पहचान भी वही है और वो अपनी उस रवायत को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी वहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लोजिंग से पहले एक ऑन अ लाइटर नोट, लाहौर में ऐसा कौन होगा जिन्होंने रमेश विदुड़ी को बताया होगा कि भाई हम यहाँ नजर रख रहे हैं या वेट रख रहे हैं? देखिए लाहौर का तो पता नहीं, परंतु वो जिस लाहौर के संदर्भ में बात कर रहे थे, कभी आप टोंक जाएं और चाय पीने के लिए अगर किसी रास्ते पे निकले तो शायद वो उस बात का जिक्र करना चाह रहे होंगे। और कई लोगों को ये पर्सनली बुरा भी लग सकता है कि साहब वो हमें इंगित करते हुए लाहौर और सीमा के उस पार का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन टोंक की पॉलिटिक्स में आप ये देखिए बीजेपी कितनी शिद्दत के साथ में अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है। जो व्यक्ति जिसकी कि पूरे नेशनल मीडिया पर छिछालीदर हुई कि अपने बयानों की वजह से, बीजेपी ने उसमें स्कोप ढूंढा और उसको उस जगह लगाया जहां पर इस तरह की राजनीति की सबसे ज़्यादा गुंजाइश थी। और अगर वो वहां से कुछ निकाल करके ले आते हैं तो वो कहना चाहिए कि एक भूसे के ढेर से उन्होंने कुछ हीरा सा खोज लिया हो, क्योंकि सचिन पायलट के सामने टोंक के अंदर पोलराइजेशन करते हुए इसी तरह की राजनीति की ज़रूरत है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से मैं कैंपेन्स वगैरह देख रहा हूँ विदुड़ी के, वो साहब दिन रात एक किए हुए हैं उस पूरे इलाके में। और पोलराइजेशन पे यकीनन बीजेपी का टोंक का कैंपेन खास तौर पर टिका हुआ है। और चूंकि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तमाम तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी भी हो रही है, चुनावी पिच पर हम इसे देख भी रहे हैं। खास बात यह है कि क्रिकेट उतनी बड़ी सुर्खियां राजस्थान में बन नहीं पा रही है जितनी बड़ी सुर्खियां चुनाव बनी हुई है। ऐसे में तमाम हलचलों पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी आपको सुर्खियों से आगे की बात बताते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।